नमस्कार दोस्तों, एमएस क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो है राजस्थान का परिचय। तो आज हम राजस्थान के परिचय के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान का परिचय। देखिए, हमें किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले, किसी व्यक्ति के बारे में जानने से पहले उसके बारे में हमें परिचित होना पड़ता है। अपने को भी परिचय उससे कराना पड़ता है और उसका भी हमें परिचय जानना पड़ता है। हम राजस्थान के बारे में भौगोलिक राजस्थान का अध्ययन करेंगे और भौगोलिक अध्ययन के साथ साथ हमें थोड़ा सा राजस्थान का परिचय के साथ साथ थोड़ा हमें पॉलिटिकल अध्ययन भी उसके साथ करना पड़ेगा। ठीक है, राजस्थान का सिर्फ जो राजस्थान का परिचय होगा उसी में ही हमें पॉलिटिकल अध्ययन करना पड़ेगा। बाकी जो भूगोल के टॉपिक हैं, राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की झीलें वगैरह, वो हम पढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है राजस्थान का परिचय। आइए शुरुआत करते हैं राजस्थान का परिचय। भौगोलिक दृष्टि से मैं यदि बात करूं कि राजस्थान क्या है, राजस्थान क्या है, राजस्थान राज्य है, राजस्थान एक क्षेत्र है। भौगोलिक दृष्टि से हम बात करें कि राजस्थान राज्य है या एक क्षेत्र है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि राजस्थान क्या है, एक क्षेत्र है। क्षेत्र कैसे है वो मैं आपको बता दूं। भौगोलिक दृष्टि से भारत के मैप पर, भारत के मैप के अंदर एक विशेष क्षेत्र पर, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना है इस बात को, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मजा आने वाला है इसमें। कि भारत के मैप के अंदर एक विशेष क्षेत्र पर भौगोलिक काल्पनिक जो रेखाएं खींची जाती हैं या रेखाएं जो खींची गई हैं, उस विशेष क्षेत्र को सिर्फ राजस्थान नाम दिया गया है। देखो, मैं आपके सामने एक इंडिया का मैप बना रहा हूँ, छोटा सा, ढंग से नहीं बनेगा, मेरे से वैसे बना रहा हूँ मैं आपके सामने देखने। ये मैंने एक मैप बनाया इंडिया का, और मैंने आपसे कहा था कि भारत के मानचित्र के अंदर, भारत के मानचित्र के अंदर एक विशेष क्षेत्र पर जो भौगोलिक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, भौगोलिक काल्पनिक रेखा कौन से, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ ये वाला हिस्सा जो क्या है, राजस्थान का है, ठीक है। ये हिस्सा जो राजस्थान का है, ये भौगोलिक काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं एक इस विशेष क्षेत्र पर। भारत के मानचित्र के अंदर एक विशेष क्षेत्र पर जो भौगोलिक रेखाएं खींची गई हैं, भौगोलिक रेखाएं खींची गई हैं इस विशेष क्षेत्र पर, इस विशेष क्षेत्र को नाम दिया गया है क्या, राजस्थान नाम दिया गया है। इस विशेष क्षेत्र को क्या नाम दिया गया है, राजस्थान। इस क्षेत्र को, ये कोई राज्य नहीं है अभी, इसे सिर्फ राजस्थान एक क्षेत्र को नाम दिया गया है जो भारत के अंदर है। और एक यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, इस वाले भौगोलिक क्षेत्र में भारत के काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। उन काल्पनिक रेखाओं का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को राजस्थान नाम दिया गया है। ठीक है, अब राजस्थान नाम दे दिया, लेकिन अब बात क्या आती है, ये तो था हमारी कौन सी दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से हमने इसका परिचय जाना कि क्या है राजस्थान। अब मैं बात करूं, ये भाई ये एक क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में जनसंख्या निवास करेगी ही करेगी। यहाँ पर क्या निवास करेगी, जनसंख्या तो निवास करेगी भाई, जनसंख्या निवास करेगी। और जनसंख्या निवास करेगी तो यहाँ पर शासन चलाने के लिए प्रशासनिक इकाइयां भी बनेंगी। जनसंख्या जो है, अगर जनसंख्या पर किसी का नियंत्रण ना हो, किसी क्षेत्र जो है वहां की जनसंख्या है और उस पर किसी का नियंत्रण ना हो, या कोई वहां पर किसी प्रकार की कोई सरकार ना हो, तो वहां पर अराजकता फैल जाएगी। क्या फैल जाएगी, अराजकता। तो जनसंख्या है, सादा सीधी सी बात है, इस पर जनसंख्या पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रशासनिक इकाई भी बनेगी। तो क्या बनेगी कि यहाँ पर सरकार भी बनेगी भाई साहब। क्या बनेगी, सरकार बनेगी, सरकार बनेगी। और इस सरकार को चलाने के लिए सरकार जैसे अंग बनेंगे, प्रशासनिक जो इकाइयां बनेगी वो भी बनेगी, प्रशासनिक इकाइयां, प्रशासनिक इकाइयां। ठीक है,
इकाइयां भी यहाँ पर बनेंगी और इन जो ये प्रशासनिक इकाइयां हैं, ये सरकार है, इनका जो मतलब एक केंद्र बनेगा, एक केंद्र बनेगा जहां से समस्त जो शक्तियां हैं शासन की वो सुचालित रूप से चलेंगी, उनका विस्तार होगा, उनके लिए एक केंद्र बनेगा। और केंद्र क्या होगा, इस क्षेत्र की या इस राज्य की क्या होगी, राजधानी होगी। क्या होगी, राजधानी होगी। और जो ये सभी प्रशासन के सभी जो बिंदु हैं, ये बिंदु हैं अपनी आवश्यकताओं या इनकी जो इनके नियम हैं उनको पूरा करते हैं। और इनकी दृष्टि से या ये बिंदु जो हैं इनकी दृष्टि से क्या होगा, ये क्षेत्र एक राज्य का रूप लेगा। क्या लेगा, एक राज्य का रूप लेगा। मैंने ये तो है प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक यानी राजनीतिक दृष्टि से मैं यदि बात करूं, राजनीतिक दृष्टि से हम देखें इस जगह को, तो ये एक राज्य है। क्योंकि यहाँ पर देखो, ज्योग्राफी में यदि मैं बात करूं कि राज्य क्या है, तो ज्योग्राफी में मैं बात करूं कि एक निश्चित क्षेत्र जिसकी सीमा निश्चित हो, ठीक है, सीमा निश्चित हो और वहां पर जनसंख्या निवास करती हो और वहां पर सरकार हो, तो वो क्या है, एक राज्य। लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो उस राज्य की कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्तों को यदि वो पूरा करता है तो वो राज्य की श्रेणी में आता है। जैसे कि उसकी खुद की जनसंख्या हो, उसके पास खुद का क्या हो, आय हो, ताकि जनसंख्या का शासन चला सके, खुद के पास उसकी संप्रभुता ऐसे हो तो वो राज्य की श्रेणी में आता है। तो मैंने बात की क्षेत्र की, तो राजस्थान एक क्षेत्र है। कैसी, कौन सी दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान क्या है, एक क्षेत्र है जो भारत के मानचित्र पर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, भौगोलिक काल्पनिक जो रेखाएं खींची गई हैं, उनकी दृष्टि से राजस्थान एक क्या है, क्षेत्र है। राजस्थान एक क्षेत्र है। और हम बात करें राजनीतिक दृष्टि से तो यहाँ पर जनसंख्या भी निवास करेगी, यहाँ पर सरकार भी बनेगी और यहाँ पर जो प्रशासनिक इकाइयां भी बनेंगी और जो उनको केंद्र विस्तार होगा वहां से शक्तियों का, तो राजधानी बनेगी। तो इन सभी राजनीतिक आयामों के जो बिंदु हैं इनकी दृष्टि से ये जो केंद्र है, ये क्षेत्र जो है, विशेष क्षेत्र जो है, ये क्या कहलाएगा, एक राज्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक राज्य कहलाएगा। तो ये तो हो गई थी हमारी एक छोटी सी राज्य की क्या परिभाषा या राज्य के बारे में थोड़ी सी बातें। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है, राजस्थान का परिचय। अब हम राजस्थान का परिचय तो पढ़ेंगे, लेकिन हमें इस बात का पता तो होना चाहिए कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। राजस्थान शब्द जो है कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी, कब ये राजस्थान जो था ये कैसे अस्तित्व में आया, कब राजस्थान की उत्पत्ति हुई, तो उसके बारे में हम अब जानेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो अब हम बात कर रहे थे राजस्थान की। तो राजस्थान जो शब्द है, हम राजस्थान के बारे में जानने से पहले कुछ पीछे चलेंगे कि राजस्थान शब्द हमको कहां से मिला। ये राजस्थान शब्द जो मिला था वो पहले कौन से रूप में मिला था, बाद में इसका मतलब शुद्धिकरण होते होते राजस्थान नाम वर्तमान में हम जिसे हम राजस्थान कहते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान कहाँ मिला था वो हमें जानेंगे। देखो, सबसे पहले जो राजस्थान शब्द हमें देखने को मिलता है, या राजस्थान शब्द की उत्पत्ति जो होती है वह होती है घोसुंडी शिलालेख से। कौन से शिलालेख से होती है दोस्तों, घोसुंडी शिलालेख से होती है। और ये घोसुंडी शिलालेख जो है कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। और ये एक खंडित शिलालेख है, 532 ईस्वी पूर्व में इसे खोजा गया था। 532 ईस्वी पूर्व में हमें इस शिलालेख में हमें ये जानकारी मिली थी। और क्या जानकारी मिली थी, हमें जानकारी मिली थी उस घोसुंडी शिलालेख से, क्या मिली थी, राजस्थान शब्द की उत्पत्ति मिली थी। और राजस्थान जो शब्द था हमें वहां पर मिलता है राजस्थानीय। क्या नाम से मिलता है, राजस्थानीय नाम से मिलता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं आपके सामने, देखना कहां पर मिली। सबसे पहले शब्द कहां पर मिला हमको, घोसुंडी शिलालेख से। कहां पर मिला दोस्तों,
घोसुंडी शिलालेख से, शिलालेख से, घोसुंडी शिलालेख से। ये शिलालेख कहां पर है? ये शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है ये शिलालेख? चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ में है। कब मिला हमको ये शिलालेख? तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, 532 ईस्वी पूर्व में मिला हमको ये शिलालेख। 532 ईस्वी पूर्व में मिला ये शिलालेख। कौन सी अवस्था में मिला हमको ये शिलालेख? तो खंडित अवस्था में मिला दोस्तों हमें ये शिलालेख, खंडित अवस्था में। और क्या मिला हमें इस शिलालेख से? राजस्थान का नाम क्या मिला था यहाँ पर? यहाँ पर हमें मिला था राजस्थानीय के रूप में। किसके रूप में मिला था? राजस्थानीय के रूप में। और एक बात अब देखो, यहाँ पर राजस्थानीय के रूप में हमें ये मिला था, तो राजस्थान शब्द कहां से निकल के आया इसमें? हमें यहाँ पर ये राजस्थान जो शब्द है हमें यहां से ये निकल के आया। ठीक है, हमें मिला था राजस्थानीय शब्द। सबसे पहले कहा मिला था? घोसुंडी शिलालेख से मिला था। घोसुंडी शिलालेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। 532 ईस्वी पूर्व में हमें इसकी प्राप्ति हुई थी या जानकारी मिली थी। खंडित अवस्था में मिला था और राजस्थानीय रूप में मिला था। अब बात आती है दोस्तों क्या कि इस शिलालेख को खोजा किसने था? घोसुंडी शिलालेख को खोजा किसने था? तो उनका नाम है क्या? कबीर राज श्यामल दास जी। क्या? कबीर राज श्यामल दास जी। और सबसे पहले पढ़ा किसने था दोस्तों? तो उनका नाम है D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर जो पहले व्यक्ति थे, उन्होंने इस शिलालेख को पढ़ा था। और सबसे पहले खोजा किसने था? उनका नाम क्या है? तो मैंने आपको बताया, कबीर राज श्यामल दास जी। कबीर राज श्यामल दास जी जो व्यक्ति थे, उन्होंने इस शिलालेख को सबसे पहले खोजा था। और जो D.R. भंडारकर जो हैं, उन्होंने इस शिलालेख में सबसे पहले पढ़ने में उपलब्धि हासिल की थी। तो ये बात हमारी क्लियर हो गई कि राजस्थान शब्द सबसे पहले कहां पर मिला हमको? राजस्थान शब्द सबसे पहले हमको कहां पर मिला? घोसुंडी शिलालेख में। घोसुंडी शिलालेख में मिलता है, चित्तौड़गढ़ में है, खंडित अवस्था में मिला था। 532 ईस्वी पूर्व में मिला था हमको ये। ठीक है, राजस्थानीय शब्द लिखा हुआ मिलता है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं बताने वाला हूं आपको। क्या बताने वाला हूं? कि जो राजस्थानीय जो हमको मिला था, ये अप्रत्यक्ष रूप में मिला था। इसमें मिला था दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप में मिला था। किसमें मिला था? अप्रत्यक्ष रूप में। ये समझ गए होंगे आप मेरे हिसाब से। और बार बार वीडियो को देखना, आप इसको देखकर नोट्स बना सकते हो। मैंने बता दिया आपको कि पहला बार राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से हमको राजस्थान जो है वो शब्द जो हमको मिलता है। अब मैं बात करने वाला हूं कि दूसरा शब्द कौन सा था जो राजस्थान का वो हमें मिला था, वो कहां से मिला था, उसके बारे में अब मैं आपके सामने वो चर्चा करने वाला हूं। बता दूं मैं आपको इसको। अब देखो, अब बात आती है, हमने बात की थी कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी, कहां मिला था हमको राजस्थान शब्द। तो हमने उसके बारे में जान लिया कि राजस्थान शब्द जो था हमें घोसुंडी शिलालेख से मिला था। और घोसुंडी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में था। 532 ईस्वी पूर्व में हमको वो मिला था। अब मैं बात करूं कि और अप्रत्यक्ष रूप में मिला था दोस्तों। उसका कोई मतलब अप्रत्यक्ष रूप हम उसे दिया गया है, प्रत्यक्ष रूप नहीं दिया गया है। अब मैं बात करता हूं कि दोबारा दूसरी बार जो है वह राजस्थान शब्द कहां से मिला। दूसरी बार राजस्थान शब्द कहां से मिला, किस रूप में मिला, ये बात और कब मिला, ये बात मैं आपके सामने अब करने वाला हूं। तो ध्यान से देखना दोस्तों। दूसरा जो हमें नाम मिलता है राजस्थान का, वह मिलता है हमें सिरोही से। कहां से मिलता है? सिरोही से। सिरोही से मिलता है। और सिरोही में एक जगह है दोस्तों जिसका नाम क्या है? बसंतगढ़। और उस बसंतगढ़, वहां पर एक जगह वो है बसंतगढ़ शिलालेख।
ठीक है, बसंतगढ़ शिलालेख से हमें वो जो दूसरा नाम मिलता है, कहां से मिलता है? बसंतगढ़ के शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख से, बसंतगढ़ शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है। ठीक है, कहां से मिलती है? सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख से। और कब मिला हमें ये शिलालेख? तो दोस्तों 682 ईस्वी पूर्व हमको ये इसकी प्राप्ति हुई। कब हुई? 682 ईस्वी पूर्व। दोस्तों क्या नाम मिला इसमें इसका? तो मैं आपको बता दूं, इसमें इसका नाम मिला राजस्थान द्वितीय, राजस्थानीय द्वितीय नाम मिला इसमें। क्या मिला? राजस्थानीय द्वितीय। ठीक है, हमने चर्चा की थी गौसुंडी शिलालेख में भी हमें नाम मिला था राजस्थानीय। और हमें मैं बता दूं आपको कि राजस्थानीय द्वितीय जो है वह हमें मिलता है कहां पर? बसंतगढ़ शिलालेख में। बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है दोस्तों? सिरोही में। और सिरोही में हमें यह शिलालेख कब प्राप्त हुआ? 682 ईस्वी पूर्व में। कब प्राप्त हुआ? 682 ईसा पूर्व में हमें ये प्राप्त हुआ। सिरोही के बसंतगढ़ शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और राजस्थानीय द्वितीय हमें जो है ये नाम मिलता है किसमें? बसंतगढ़ शिलालेख में। किसमें मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। तो हमने ये दो बातें जान ली कि राजस्थान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, राजस्थान जो शब्द है वो हमारे सामने कैसे आया, कैसे हमने इसको जाना। तो दोस्तों हमने इसके बारे में जान ली कि राजस्थान शब्द कहां से मिला हमको। सबसे पहले गौसुंडी शिलालेख से, और दूसरी बार जो है हमें कहां से मिला? बसंतगढ़ शिलालेख से। अब मैं बात करूं आपसे आगे की कि वर्तमान जो राजस्थान है वह हमारे सामने उसका क्या रूप रहा है। तो हमारी ये क्लियर हो गई बात कि राजस्थान शब्द कैसे मिला, कहां से मिला। अब बात करते हैं हम आगे। दोस्तों बता दूं मैं, आजादी से पूर्व भारत में राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, राजाओं का शासन हुआ करता था। उनकी जो रियासतें वगैरह हुआ करती थी। ठीक है, ठिकाने हुआ करते थे, रियासतें हुआ करती थी। और जब अंग्रेज भारत में आए थे तो अंग्रेजों का शासन चला था भारत में। और अब दोस्तों एक बात अलग निकल के आती है आपके सामने, हमारे सामने, कि आजादी से पूर्व राजाओं का शासन था, रियासतें होती थी, उनके ठिकाने होते थे। ठीक है, उनके ठिकाने होते थे। उनका ये कोई फिक्स या कोई एक निश्चित जगह नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि जिस राजा का जिस क्षेत्र पर अधिकार है वह क्षेत्र उसका है। कल उसने युद्ध जीतकर दूसरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो उसने उसका अधिकार हो गया, और युद्ध हार गया तो वो क्षेत्र चला गया। अब मैं बात करने वाला हूं आपके सामने क्या, कि जब अंग्रेज जो थे वो भारत में आए थे। क्या अंग्रेज जो थे वो भारत में आए थे तो सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना कब किसने कहा, ये मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि जो हमारा राजस्थान है उसको सबसे पहले राजपूताना किसने कहा था और कब कहा था, उसके बारे में हम आपके सामने अब चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अब बहुत ध्यान से सुनना इस बात को कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था उनका? जॉर्ज थॉमस। ये जॉर्ज थॉमस एक व्यक्ति थे। इन्होंने कहा था राजस्थान को राजपूताना। ठीक है, राजस्थान को सर्वप्रथम राजपूताना शब्द देने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? जॉर्ज थॉमस। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। मैं कैसे मान लूं इस बात को कि 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में मैं कैसे मान लूं इस बात को कि 1800 ईस्वी में
जॉर्ज थॉमस ने कहा था कि राजस्थान क्या है, राजपूताना है, या राजपूताना शब्द जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को दिया था 1800 ईस्वी में। मैं कैसे मान लूं इस बात को, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है हमारे पास इस बात का? कल की जाए मैं भी कह दूं कि मैंने दिया था राजस्थान को राजपूताना नाम, कोई और कह दे कि नहीं मैंने दिया था राजस्थान को राजपूताना नाम, इस बात को हम कैसे मान लें? तो दोस्तों एक बात देखो निकल के आई है, एक बात निकल के आई है, क्या? वो मैं आपके सामने अब बताने वाला हूं। देखो क्या आई है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान को क्या कहा था? सर्वप्रथम राजपूताना। कब कहा था? 1800 में। लेकिन हमें कैसे पता चले कि ये जॉर्ज थॉमस ने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने कहा था, जॉर्ज थॉमस ने कहा था ये बात। हमें इस बात का पता कैसे लगा कि राजस्थान को राजपूताना शब्द देने वाले जॉर्ज थॉमस थे और उन्होंने दिया भी था? तो हमें इस बात की जानकारी मिलती है पुस्तक से, एक पुस्तक से जानकारी मिलती है। और वो पुस्तक कब प्रकाशित हुई, हमें कब मिली? 1805 में मिली दोस्तों। उस पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोरीज एंड ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था पुस्तक का? द मिलिट्री ऑफ एंड मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये पुस्तक का नाम था, ये हमें 1805 में मिली थी। और इस पुस्तक से इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाता है कि ये जो राजपूताना शब्द जो दिया था, ये उस जॉर्ज थॉमस ने ही दिया था। मैं आपके सामने बात लिखने वाला हूँ। इनकी सारी बातें समझ में आ गई कि जॉर्ज थॉमस ने कब नाम दिया, कहां से प्रमाण मिला है, क्या नाम दिया? देखो जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस इन्होंने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया। क्या दिया? राजपूताना। क्या नाम दिया? राजपूताना। ठीक है, कब दिया दोस्तों? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में। हमें कब पता? हमें मतलब इस बात की जानकारी कहां से मिलती है? एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या था? द एंटी मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, इस पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, इस पुस्तक से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और ये पुस्तक कब मिली थी? 1805 में। ये बात क्लियर। जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना शब्द दिया। ठीक है, कब दिया? 1800 ईस्वी में। कब हमने इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाण मिला? 1805 में। किसके द्वारा मिला? एक पुस्तक के द्वारा। पुस्तक का नाम क्या था? द मिलिट्री मेमोरीज मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब बात करते हैं दूसरी दोस्तों, वो भी इससे मजेदार बात होने वाली है कि राजस्थान को सर्वप्रथम रायथन किसने कहा था? क्या? राजस्थान को सर्वप्रथम रायथन कहने वाले व्यक्ति कौन थे, या क्या नाम था उनका? तो वो बात मैं आपके सामने करने वाला हूं। मैं आपको अब बताने वाला हूं। जो व्यक्ति थे, जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, उनका नाम क्या था? कर्नल जेम्स टॉड। ये व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया? राजस्थान को रायथन या रजवाड़ा नाम कहकर बुलाया था। कब बुलाया था? 1829 में। कब? 1829 में उन्होंने राजस्थान को रायथन नाम से संबोधित किया था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड जो व्यक्ति थे, उन्होंने राजस्थान को रायथन नाम से क्या किया था? संबोधित किया था। राजस्थान रायथन नाम से संबोधित किया। राजस्थान रायथन शब्द जो था वह कर्नल जेम्स टॉड ने दिया था। कब दिया था? 1829 में। और इस बात का प्रमाण कहां से मिलता है? उनकी भी एक पुस्तक थी जिसका नाम क्या है? जिसका नाम मिलता है द एनल्स एंटीक्यूटीज
एंड ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये उसका क्या नाम मिलता है हमें, उनकी पुस्तक का नाम मिलता है। और इस पुस्तक से ही हमें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रायथन नाम दिया था, रायथन नाम दिया था। ठीक है, तो मैंने आपके सामने भी आपको बताया कि जो राजस्थान जो है उसको कर्नल जेम्स टोड ने रायथन के नाम से संबोधित किया, रायथन उन्हें कहकर बुलाया। और इसकी जानकारी जो है उनकी पुस्तक से मिलती है। उनकी पुस्तक का नाम जो है द एनालस एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान जो है, उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। 1829 में उन्होंने ये बात कही थी। अब देखो दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान का घोड़े वाले बाबा के नाम से उसको जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा के नाम से उन्हें जाना जाता है। और उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता भी कहा जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टोड को। दूसरी बात बता दूं मैं आपको कि उनका एक गुरु था कर्नल जेम्स टोड का, उनका नाम क्या था? यति ज्ञान चंद्र। क्या नाम था? यति ज्ञान चंद्र। और जो उनकी पुस्तक थी द एनालस एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ये जो पुस्तक है ये यति ज्ञान चंद्र को समर्पित है, यति ज्ञान चंद्र को समर्पित है। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखना। ठीक है, राजस्थान को, ठीक है, मैं दोनों लिख रहा हूं, जॉर्ज थॉमस की भी लिख रहा हूं और रायथन की, थोड़ा सा कंपेरिजन करके उसे समझ में आएगा। ठीक है, राजस्थान को सबसे पहले राजपूताना किसने कहा था? राजपूताना किसने कहा? ये क्वेश्चन है, किसने कहा था? सबसे पहली बात तो यहाँ पे आ जाती है, जॉर्ज थॉमस ने। किसने कहा था? जॉर्ज थॉमस ने। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। ठीक है, जानकारी कब मिली हमको इसकी? 1805 में। और किसके द्वारा मिली? उनकी पुस्तक थी द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ठीक है, उसके द्वारा हमें इसकी जानकारी मिली। ठीक है, अब ये बात तो थी क्या कि राजपूताना कहा था। अब मैं बता रहा हूं कि रायथन किसने कहा था। तो ये राजपूताना हटा रहा हूं बस यहां से और लिख रहा हूं रायथन। ठीक है, राजस्थान को सबसे पहले रायथन किसने कहा था? तो रायथन किसने कहा था दोस्तों? मैंने अभी बताया था आपका नाम क्या था? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड उनका क्या था? नाम था। और जिन्होंने रायथन कहा था, कब कहा था? 1829 में। ठीक है, कौन सी पुस्तक से जानकारी मिलती है? द एनालस एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान से। ठीक है, उनको राजस्थान का घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, राजस्थान का घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको, उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता कहा जाता है, पिता भी कहा जाता है। उनके गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञान चंद्र। ये जो पुस्तक थी द एनालस एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान, ये इनको समर्पित थी। तो ये बारे में यहाँ तक आपका जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। हमारा जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया कि राजस्थान शब्द सबसे पहले कब मिला, राजस्थान पहली बार कहाँ मिला, दूसरी बार कहाँ मिला, राजपूताना किसने कहा था, रजवाड़ा किसने कहा था, रायतन किसने कहा था। यहाँ तक हमारे बारे में सब क्या, यहाँ तक हमको हमारी जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि राजस्थान कैसे बना, उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे।
देखो राजस्थान का भाई नामों को लेकर कंफ्यूजन दूर हो गया। अब बात आती है कि जो वर्तमान जो राजस्थान है, उस राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि में समझ रहे हो, सरकार के द्वारा या प्रशासनिक दृष्टि से सरकार के द्वारा उसे मान्यता कब प्राप्त की गई, कब प्राप्त दी गई, प्रशासनिक दृष्टि से उसे कब मान्यता दी गई थी, किसको, राजस्थान को। मैं ये बात बताने वाला हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना इस बात को। तो राजस्थान को प्रशासनिक दृष्टि से मान्यता या प्रशासनिक दृष्टि से दर्जा दिया गया था कब, 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को उसको क्या दिया गया था, दर्जा। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात उठ रही होगी कि 1947 में जब देश आजाद हो गया तो 1950 में उसको दर्जा क्यों दिया गया, इसको, राजस्थान को, किसका, स्थायी राज्य का। मैं बताता हूं क्यों दिया गया था, वो हम कंफ्यूजन आज आपका दूर कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हुआ क्या था, अब उस पर हम, कहानी क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, हमारे देश के संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। अंग्रेजों का शासन था, भारत के आजाद होने के बाद भारत ने खुद का अपने देश के लिए संविधान बनाया, अपने देश के लिए क्या किया, संविधान बनाया। और वे संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बात क्या है कि राजस्थान को स्थायी रूप दिया गया था इसी दिन राजस्थान को स्थायी रूप दिया गया था, राजस्थान को स्थायी दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। कारण ये था दोस्तों, हमारे संविधान की पहली अनुसूची में यह कहा गया है कि भारत के राज्यों का नाम जो है वो पहली अनुसूची में मिलता है, या पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का नाम लिखा गया है। तो उस दिन ये बात कही गई थी कि इस प्रदेश को, इस विशेष क्षेत्र को क्या, कि आगे भविष्य में राजस्थान नाम से जाना जाएगा। हमारी पहली जो अनुसूची है उसमें हमारे भारत के सभी राज्यों का हमारे भारत के सभी राज्यों का नाम मिलता है। हमारा जो संविधान है उसकी पहली जो अनुसूची है उसमें हमारे भारत के सभी राज्यों का नाम मिलता है। और उसी दिन जब हमारे राजस्थान को स्थायी दर्जा दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन यही बात कही गई थी कि जो विशेष क्षेत्र जो है, ये प्रदेश जो है, प्रदेश है, इसे आगे राजस्थान नाम से जाना जाएगा। ये कारण था हमारे जो राजस्थान है इसको 26 जनवरी 1950 को स्थायी दर्जा देने का या स्थायी मान्यता प्राप्त करने का। तो इसे यहाँ पर लिखने की साथ जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ये मतलब थोड़ा सा हमारे टॉपिक से आ जाएगा, लेकिन राजस्थान का हम यदि एकीकरण की बात करेंगे तो हमें ये थोड़ी सी पॉलिटिकल जो बातें हैं उनको साथ में लेकर चलनी पड़ेगी। हम वैसे हमारा टॉपिक भूगोल है, हमारा विषय भूगोल है, लेकिन हम जब तक राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे, जब तक थोड़ा सा राजस्थान के परिचय के बारे में, राजस्थान के परिचय और गठन को लेकर, तो थोड़ा सा ये हमें पॉलिटिकल साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो हमारी अब आगे की चर्चा हम जारी रखते हैं। क्या कि राजस्थान जो था उसको मान्यता मिल गई 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान के साथ ही। अब देखो राजस्थान प्रत्यक्ष, अब यहाँ पर बात आती है, क्या बात आती है कि राजस्थान को प्रत्यक्ष मान्यता या प्रत्यक्ष प्रमाण कब मिला था, कब हमें राजस्थान शब्द प्रत्यक्ष रूप में मिला था, 1829 में मिला था। कब मिला था, 1829 में मिला था। कहां से मिला था, कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक थी द एनालस एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, वहां से मिला था। और ये कौन सा था, प्रत्यक्ष प्रमाण, कौन सा था, प्रत्यक्ष रूप, प्रत्यक्ष रूप। अप्रत्यक्ष की मैं बात करूं तो कौन सा था, अप्रत्यक्ष था दोस्तों। कौन सा था, जो 532 ईस्वी पूर्व मिला था घोषणी शिलालेख से जो मिला था, राजस्थानीय जो मिला था 532 ईसा पूर्व में जो मिला था वो था घोषणी अभिलेख से जो मिला था राजस्थानीय, वो था अप्रत्यक्ष और ये है प्रत्यक्ष। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे। आजादी से पूर्व
आजादी से पूर्व, ठीक है, आजादी से पूर्व आप सभी जानते हो इस बात को, आजादी से पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश जो था वह भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। आजादी से पूर्व पाकिस्तान और बांग्लादेश जो था वह भारत का हिस्सा हुआ करता था। क्या? भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है। और यहाँ पर इस संपूर्ण समस्त भारत पर राजाओं का शासन हुआ करता था, राजाओं का शासन हुआ करता था। जो राजा का शासन हुआ करता था वो उनकी रियासतें थी, अलग अलग रियासतें बटी हुई थी या बनी हुई थी, ठिकाने बने हुए थे। अब उसी समय अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए भारत में, और अब यहाँ पर भारत में कई तरह की शासन व्यवस्थाएं हुई। राजाओं की शासन व्यवस्था अलग थी, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था अलग हो वही। धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी अपने मतलब पैर पसारना शुरू कर दिया, उन्होंने भी अपना एक तरह से भारत को अपना अधिकार, भारत पर अपना अधिकार करने के लिए, उस पर कब्जा बनाने के लिए अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर दो तरह की शासन व्यवस्था हुई थी, अंग्रेज अपने हिसाब से शासन करते थे और राजा अपने हिसाब से शासन करते थे। अब जो भारत था वह कई रियासतों में बटा हुआ था, लगभग उसमें 565 रियासतें थी, 565 रियासतें थी लगभग उस समय। ठीक है, उस समय भारत जो था उसमें भारत में लगभग 565 रियासतें थी, ठीक है, 565 रियासतें लगभग। और कुछ विशेष क्षेत्र थे जो ठिकाने कहलाते थे, कुछ विशेष क्षेत्र थे जो ठिकाने कहलाते थे, और कुछ विशेष क्षेत्र और थे जिन पर अंग्रेज अपने शासन की या प्रशासन की गतिविधियां चलाते थे। उनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता था, ठीक है, उस समय। अब बात क्या होती है, जब भारत आजाद हो गया था, भारत आजाद होने के बाद अंग्रेजों ने एक गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? अंग्रेजों ने कहा कि हम दो देश बनाएंगे, भारत और पाकिस्तान, और रियासतों से कहा कि वे सब स्वतंत्र हैं रियासतें। यदि वे पाकिस्तान में मिलना चाहती हैं तो पाकिस्तान की तरफ जा सकती हैं, और भारत में मिलना चाहती तो भारत की तरफ जा सकती हैं। यदि वे स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो वे स्वतंत्र भी रह सकती हैं। दोस्तों, यह बात हजम नहीं हुई किसको? हमारे देश के एक महान व्यक्ति थे जिसका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा, ना तो पाकिस्तान में जाने दूंगा, ना स्वतंत्र रहने दूंगा, मिलाऊंगा तो भारत में ही मिलाऊंगा। और दोस्तों, उन्होंने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी समस्त 565 रियासतों को एक करके एक महान संप्रभुत्व भारत का एकीकरण किया। दोस्तों, क्या किया? एकीकरण किया, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे राजस्थान पे। आजादी से पूर्व क्या हुआ था? आजादी से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है। कितनी? 19 तो रियासतें थी, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित क्या था? प्रदेश था, ठीक है। इनको जोड़कर, इन रियासत, ठिकाने और केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़कर एक राजस्थान का किया गया था, राजस्थान का एकीकरण किया गया था। दोस्तों, क्या किया गया था? राजस्थान का एकीकरण किया गया था। एकीकरण किया गया था किसका? राजस्थान का। अब कौन कौन से थे? देखो, एक तो था ठिकाने। ये भाई साहब पूछ रहे कि ठिकाने कौन कौन से थे, तो ठिकाने बता देता हूँ आपको। एक ठिकाना था दोस्तों नीमराना का, एक था दोस्तों लावा, एक था दोस्तों कुशलगढ़, ये कहां पर है दोस्तों? अलवर, ये कहां पर है? टोंक, और ये कहां पर है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा। एक क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। वह कहां पर था? अजमेर के मेरवाड़ा में, ठीक है। ये थे। अब मैं बात करूं आगे, ठीक है। मेरवाड़ा में
राजस्थान में राजस्थान में 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश और 19 रियासतें थी। अब मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के एकीकरण की। 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। कौन कौन चरण में क्या हुआ मैं वो बताने वाला हूँ आपको। देखो ये जो है इसको हम शुरुआत करने वाले हैं। पहला चरण, कौन सा चरण? पहला चरण या प्रथम चरण। प्रथम चरण दोस्तों कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। क्या नाम था प्रथम चरण का दोस्तों? मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में 4 रियासतें थी। कौन कौन सी थी दोस्तों? धौलपुर, अलवर, कौन सी? अलवर, एक भरतपुर और एक करौली। कौन सी दोस्तों? करौली। ठीक है। एक इसमें दोस्तों क्या था? ठिकाना था। एक इसमें क्या था? ठिकाना। कौन सा था? ठिकाना था नीमराणा। और इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। उसका नाम क्या था? मैं बताया था अजमेर का मेरवाड़ा। और राजधानी इस समय क्या थी? मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। क्या थी ये? राजधानी। प्रथम चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को हुआ। क्या नाम था इसका? मत्स्य संघ इसका नाम था। ठीक है। कितनी रियासत थी इसमें? 4 थी, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली। ठीक है। कितने ठिकाने थे? तो एक ठिकाना था, क्या नाम था? नीमराणा, जो अलवर में है। ठीक है। अजमेर का जो मेरवाड़ा था वो केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है। और राजधानी इस समय अलवर थी। अब बात आती है दोस्तों द्वितीय चरण की। किसकी? द्वितीय चरण की बात आती है। द्वितीय चरण जो हुआ था, दूसरा चरण जो हुआ था वह हुआ था दोस्तों 25 मार्च 1948 को हुआ था। और इसमें 2 ठिकाने थे और 8 रियासतें थी। ठीक है। 2 ठिकाने थे और 8 रियासतें थी। ठीक है। कब हुआ था ये? 25 मार्च 1948 को हुआ था। 25 मार्च 1948 को हुआ था। ठीक है। और इसका नाम क्या था? पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था इसका दोस्तों? पूर्व राजस्थान संघ इसका क्या था? नाम था। इसमें रियासतें कौन कौन सी थी मैं वो बताने वाला हूं आपको। एक थी इसमें दोस्तों टोंक, एक थी दोस्तों इसमें बूंदी, एक थी दोस्तों इसमें कोटा, एक थी शाहपुरा, एक थी दोस्तों इसमें झालावाड़। ठीक है। एक थी दोस्तों इसमें क्या? बांसवाड़ा। और एक थी इसमें डूंगरपुर। और एक थी इसमें कौन सी? प्रतापगढ़। ठीक है। और इसमें जो ठिकाने थे वो कौन कौन से थे? एक तो टोंक में था, क्या नाम था? लावा। और एक जो बांसवाड़ा में था, क्या नाम था? कुशलगढ़। राजधानी इस समय दोस्तों क्या थी? सॉरी, ये है लावा, ये है टोंक। ठीक है। राजधानी इस समय थी कोटा। राजधानी क्या थी? कोटा राजधानी थी। ये क्लियर हो गया आपका द्वितीय चरण। देखो दूसरा चरण कब हुआ था? 25 मार्च 1948 को हुआ था। क्या नाम था द्वितीय चरण का? पूर्व राजस्थान संघ। क्या नाम था? पूर्व राजस्थान संघ। कितनी रियासत थी इसमें? तो 8 थी। टोंक, बूंदी, कोटा, शाहपुरा, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। कितने ठिकाने थे? 2 ठिकाने थे, लावा जो टोंक में है और कुशलगढ़ जो बांसवाड़ा में है। राजधानी इस समय कोटा थी, पूर्व राजस्थान संघ की। और सबसे अलग बात ये थी कि राजस्थान के एकीकरण के दौरान दूसरे चरण में
ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान शब्द आया था। पहला में मत्स्य संघ था तो आया ही नहीं था। दूसरा जो चरण था उसमें राजस्थान शब्द जो आया था एकीकरण के दूसरे चरण में। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं तीसरे चरण की दोस्तों। तीसरे चरण में बताता हूँ आपको इधर। तीसरे चरण में क्या हुआ था? तीसरा जो चरण हुआ था वह हुआ था दोस्तों कब? 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल। इधर लिख देता हूँ, उसको हटा देता हूँ यहाँ से। तीसरा चरण हुआ था कब हुआ था? तीसरा चरण जो हुआ था वह हुआ था 18 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को। इसमें क्या हुआ था? इसका नाम था संयुक्त राजस्थान। क्या नाम था? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान नाम था। इसमें सिर्फ एक रियासत जुड़ी थी, उसका नाम था क्या? उदयपुर। और ये उदयपुर ही क्या बनी थी? राजधानी। उदयपुर क्या बनी थी? राजधानी बनी थी दोस्तों। उदयपुर क्या बनी थी? राजधानी बनी थी उदयपुर। उदयपुर ही राजधानी थी। मैंने आपको बताया कि तीसरा जो चरण था वह कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, संयुक्त राजस्थान इसका नाम था। उदयपुर इसमें एक रियासत बनी थी और उसका नाम, वो राजधानी भी यही थी। अब बात करने वाले हैं हम सबसे इंपोर्टेंट जो हमारा चरण है, चौथा चरण। उसमें क्या हुआ था इसको बहुत ध्यान से समझना। पहली बात समझना चाहूंगा आपको। ठीक है, चौथा चरण राजस्थान का चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। 30 मार्च 1949 को हुआ था। ठीक है, इस 30 मार्च 1949 को राजस्थान का चौथा चरण हुआ था। इसका नाम था वृहत राजस्थान। क्या नाम था? वृहत राजस्थान इसका नाम था। ठीक है, दूसरी बात बता दूं आपको दोस्तों, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो क्या होता है, इसमें कुछ बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। जो बड़ी रियासत जो थी वो आकर मिली थी, जैसे जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। ठीक है, दूसरी बात क्या हुई थी, जो राजधानी जो थी हर संघ के बनने के बाद अलग होती थी। जैसे पहले संघ में थी अलवर, दूसरे में बन गई थी कोटा, तीसरे में बन गई थी उदयपुर। लेकिन चौथा चरण जब हुआ था तो उसमें यह कर दिया गया कि राजधानी जो है वह स्थायी रहेगी। जयपुर को स्थायी राजधानी का दर्जा दे दिया गया या स्थायी राजधानी बना दिया गया। कब बना दिया गया? चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को। अब ये राजधानी जयपुर कैसे बनी? ये कोई छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं थी दोस्तों। इसके लिए एक समिति बनी थी, मैं वो बताने वाला हूँ। ये नहीं कि सुबह उठे शाम को सोए, सुबह उठे राजधानी जयपुर बना दी, ऐसा नहीं हुआ था। इसके लिए क्या हुआ था, इसके लिए एक प्रोसेस चली थी, एक समिति बनी थी। ठीक है, उस समिति का नाम था दोस्तों क्या? पी सत्यनारायण समिति। पी सत्यनारायण राव समिति, ये समिति का नाम था। लेकिन अब यहां से बिल्कुल भूल जाओ इस बात को। अब थोड़ा सा दोबारा बिल्कुल भारत की उस स्थिति में आ जाओ, या भारत के उस टॉपिक पे आ जाओ, आजादी वाले पे। वो हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों आपके सामने। अब हम थोड़ी सी बातें, एक मिनट चेंज कर लेता हूं। ठीक है, क्या हुआ था, राजस्थान की जो जयपुर राजधानी स्थायी कर दी गई थी, उसमें इस चौथे चरण में कुछ और बदलाव हुए थे। क्या हुआ था, मैं वो अब सुनो आप ध्यान से। ठीक है, चौथा चरण जो हुआ था उसमें यह कर दिया गया था जो जयपुर है वो स्थायी राजधानी रहेगी, नहीं अब नहीं बदलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ था, थोड़ी सी पहले की आजादी पी सत्यनारायण समिति क्या थी? जब भारत आजाद हुआ था, भारत आजाद होने से आजाद हुआ था, तो उस समय जो रियासतें जो थी वो कुछ रियासतें पाकिस्तान की तरफ भग रही थी और कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। ठीक है,
कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। और इसी समय हमारे भारत में दो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुए दोस्तों उन दोनों महत्वपूर्ण कार्यों ने हमारे राजस्थान का ही रूप बदल दिया। वो कार्य कौन कौन से थे? एक तो कार्य था हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में जो चल रहा था हमारे भारत का एकीकरण, जो सभी रियासतों को एक एक करके, किसी को धमकी देकर, किसी को प्यार से एक एक करके भारत में मिला रहे थे, भारत में उनका विलय कर रहे थे, तो उनका एकीकरण चल रहा था दोस्तों। वो था कौन सा? सबसे पहला कार्य तो वो था हमारे भारत का एकीकरण, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चल रहा था। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में चल रहा था हमारे भारत का एकीकरण का कार्य। पहला कार्य कौन सा था? जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हमारे भारत का एकीकरण का जो कार्य था वह चल रहा था। अब दूसरी जो कार्य था वो सुनो। दूसरा कार्य ये था, जो हमारा भारत आजाद हो चुका था, तो हमारे भारत का शासन चलाने के लिए, भारत तो बना लिया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, उनके रियासतों को एक करके भारत तो बना लिया, लेकिन भारत को चलाएंगे कैसे? भारत को चलाने के लिए भारत का खुद का संविधान का निर्माण हो रहा था। दूसरा कार्य क्या हो रहा था? कि भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था। क्या हो रहा था? भारत संविधान का निर्माण हो रहा था। और इस संविधान समिति की ही एक समिति थी, इस संविधान बनाने के लिए एक समिति बनी थी। उस समिति की ही एक समिति थी जिसका नाम क्या था? पी सत्यनारायण राव समिति। इस पी सत्यनारायण राव समिति ने राजस्थान के पक्ष में कुछ सुझाव दिए, पक्ष के सापेक्ष में कुछ सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पहली बात तो उन्होंने कही थी कि पहला सुझाव यह था कि जो जयपुर है उसको राजस्थान की स्थायी राजधानी बना दो। जो जयपुर है उसको राजस्थान की स्थायी राजधानी बना दो। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि जो राजस्थान जो है, इस क्षेत्र का, इस प्रदेश का नाम राजस्थान रखा जाएगा या राजस्थान होगा। इस विशेष प्रदेश का नाम क्या होगा? राजस्थान नाम होगा इसका। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? राजस्थान नाम होगा। ठीक है, इस प्रदेश का नाम क्या होगा? राजस्थान नाम होगा। जो क्षेत्र है हमारा राजस्थान है, ये नाम जो है इनका रखने का सुझाव, राजस्थान का राजस्थान राज्य रखने का सुझाव पी सत्यनारायण राव समिति ने ही दिया था। तीसरा सुझाव उन्होंने क्या दिया कि जयपुर यदि राजधानी बना दी तो कोई और रियासत बुरा ना मान जाए या नाराज ना हो, इससे भड़के ना, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि जोधपुर में न्याय विभाग की क्या कर दी? स्थापना कर दी। जोधपुर में न्याय विभाग की उन्होंने क्या कर दी? स्थापना कर दी। तो हमने क्या हुआ था कि भाई जो रियासत जो थी वो बुरा ना मान जाए, जैसे जयपुर को राजधानी, राजस्थान की स्थायी राजधानी बना दिया, तो इसकी वजह से दूसरी जो रियासत थी उनको कुछ बुरा ना लगे, वो भड़के नहीं, इसीलिए जोधपुर में न्याय विभाग की स्थापना कर दी, जो आज भी हमारा न्यायालय हाईकोर्ट वहां पर है। और तीसरा सुझाव क्या किया कि हमारे राजस्थान का जो कृषि विभाग है वह भरतपुर में उसकी स्थापना कर दी। और चौथा जो कारण था उसका क्या था कि राजस्थान के खनिज विभाग की जो स्थापना थी वह उदयपुर में कर दी। ठीक है, उदयपुर में कर दी। ये कुछ विशेष निम्न कारण थे, ये विशेष कारण थे जो सुझाव इस पी सत्यनारायण राव समिति ने राजस्थान के पक्ष में। अब हुआ क्या था उसी समय कि भाई राजस्थान एक राज्य बन गया। ठीक है, राजस्थान एक राज्य बन गया। अब भौगोलिक दृष्टि से मैं दोबारा बात करूंगा कि राजस्थान अगर कोई भौगोलिक दृष्टि से बात करूं कोई राज्य, तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है। भौगोलिक दृष्टि से बात करूं तो वह किसी क्षेत्र की सीमा निश्चित हो, उसमें जनसंख्या हो और वहां पर सरकार हो, तो वह क्या है? राज्य। और इस चौथे चरण में एक और बात सामने निकल के आई थी कि राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे कौन?
चुनाव के दौरान जीत गए थे। उनका नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री उनका नाम था। ये क्या बोलते हैं, इसके राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। तो पहले के जो मतलब वो थे चरण हमने पढ़े थे, 1 2 3 चरण, उनमें कोई प्रधानमंत्री नहीं था। ठीक है, तो चौथा चरण में क्या हुआ कि राजधानी भी स्थायी हुई, न्याय विभाग की भी स्थापना हुई, और खनिज विभाग की स्थापना हुई, कृषि विभाग की स्थापना हुई, प्रधानमंत्री भी बने, और राज्य को क्या हुआ, एक प्रधानमंत्री भी मिला। उससे हमारे भारत की, हमारे राज्य की स्थायी नींव रखी गई इससे। ठीक है, इस दिन से हमारे राजस्थान की जो स्थायी नींव रखी गई, और हम इसी कारण से प्रति वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं वो सब बातें आपके सामने लिखने वाला हूँ चौथे चरण की। ठीक है, चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च 1949 को हुआ था। नाम क्या था? ब्रत राजस्थान। ठीक है, क्या हुआ था इसमें? इसमें 3 रियासतें बनी थी, बड़ी रियासतें आकर जो मिल गई थी। इसमें कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। 3 रियासतें इसमें आकर मिल गई। एक काम क्या तो हुआ था, जयपुर को स्थायी राजधानी बना दिया। जयपुर को स्थायी राजधानी बना दिया। स्थायी राजधानी बनाई। ठीक है, जयपुर को स्थायी राजधानी बनाई। तीसरा, ठीक है, इसमें क्या और, ठीक है, कौन सी समिति के द्वारा बनाई गई थी ये भी सुन लो। सत्यनारायण राव समिति के द्वारा। ठीक है, सत्यनारायण समिति के द्वारा सत्यनारायण राव समिति के द्वारा बनाई गई। ठीक है, इस समय प्रधानमंत्री बने थे, वो नाम क्या था? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री। ठीक है, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को। तो ये हमारा चौथा चरण भी कंप्लीट हो गया। आगे की जो बातें 5वां 6वां 7वां चरण और राजस्थान की स्थिति है, राजस्थान के और भी जो हम बहुत अभी जो राजस्थान का हमने परिचय शुरू किया है, तो राजस्थान का एंड भी करना है, तो हमें हमारा टॉपिक है जो बहुत लंबा चलेगा। आपको और भी हम वीडियो उपलब्ध कराएंगे इस चैनल पे, एमएस क्लास पर, और बहुत मजा आने वाला है। हमारी जो बाकी की जो बातें हैं वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।